कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूँ। कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूँ। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूँ। कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूँ। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूँ। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां बालों। मेरी अब राह मत तकना अरे ये आसमां बालों। मैं एक लक्ष्य की आंखों में उड़ाने भूल आया हूँ। मैं एक लक्ष्य की आंखों में उड़ाने भूल आया हूँ। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई को अनवरत रूप से कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले वाले बाल विकास के सेशन पर बात कर रहे थे और बाल विकास के सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था उसमें हम लोगों ने थॉर्नडाइक, स्किनर, थॉर्नडाइक को पढ़ा और पावलोव को पढ़ा। हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, बहुनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में जाना और हमने बताया कैसे कैसे कोई भी व्यक्ति अनुक्रिया करता है तो कई बार ऐसी स्थिति आती है, कई सारी अनुक्रियाएं गलत होती हैं और उन अनुक्रियाओं को करने के बाद जो होता है कई बार जाने के बाद एक अनुक्रिया सही होने लगती है या परिणाम प्राप्त हुआ था। सेकंड कंडीशन पर हम लोगों ने जाना पावलोव के बारे में और हमने बताया था पावलोव के बारे में क्या बताया कि जो उनका अनुबंधन का सिद्धांत था, पावलोव का अनुबंधन का भी जो अनुबंधन का सिद्धांत था उसमें हम लोगों ने बताया हुआ था कि कैसे कुत्ते की लार टपक रही थी, जैसे जैसे उसके सामने भोजन को लाया जाता था घंटी बजाते थे पावलोव साहब। अर्थात उन्होंने बताया हुआ था कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक आता है तो वह उद्दीपक जो होता है फिर उसी उद्दीपक के अनुरूप वह जो व्यक्ति होता है उसी उद्दीपक के अनुरूप अनुक्रिया करने लगता है। उद्दीपक के अनुरूप जब अनुक्रिया करने लगता है तो सारी परिस्थितियां हमारे अनुरूप होने लगती हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बात करेंगे और समझेंगे। उसी सेशन में आज एक नए टॉपिक को लेकर स्किनर का जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है, जो हमारी स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, यहां से अगर हम लोग बात करें जो हमारी परीक्षा है आने वाली सीटेट 2024 की, सीटेट 2024 की जो परीक्षा होने वाली है जो निर्धारित है 7 जुलाई को, साथियों 7 जुलाई को होने वाली है और हम लोग 7 जुलाई के लिए धमाकेदार रणनीति के साथ हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक के 2 प्रिंसिपल को पढ़ा हुआ है और 2 प्रिंसिपल से हम कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होने देंगे। इसके बाद हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे, बारी बारी से कोहल वर्ग को हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है ना साथियों। आज जो हम लोग जानेंगे 7 जुलाई को जो पेपर लगा हुआ है उसके बारे में, जो स्किनर से बनने वाले प्रश्न है, स्किनर से लगभग 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारी परीक्षा में बन जाते हैं। अगर यूपीटेट की श्रृंखला की बात करें तो यूपीटेट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं स्किनर से जिनको हमें करना पड़ता है। लेकिन आज का जो सेशन है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के रेफरेंस में। देखो सीटेट क्या होता है, ये सीटेट हमारी टोटली अंडरस्टैंडिंग स्किल पर डेवलप करता है। अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग स्किल पर बात करें तो जितने भी प्रश्न हैं हमारी समझ शक्ति पर आधारित होते हैं, कितना हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेदार होगा और मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों को यह सेशन जो होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहां से हम कोई भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं हैं और इस थ्योरी को हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई भी जो प्रश्न होगा हमारा शिक्षण का वो प्रश्न हो, चाहे हमारे कॉन्सेप्ट का प्रश्न हो, चाहे वो हमारी यूपीटेट की परीक्षा हो, चाहे वो हमारी सीटेट की परीक्षा हो या बिहार टेट हो या हमारा बिहार का जो आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का टीआरई 4 का होने वाला है या आपका टीआरई 3 का जो एग्जाम लगा हुआ हरियाणा टेट हो, यानी मतलब कोई भी परीक्षा हो जो शिक्षक बनने से संबंधित है और अगर स्किनर से प्रश्न बनता है तो साथ में एक क्लास में उस प्रश्न को आप खल्लास कर पाएंगे, क्योंकि एक क्लास स्किनर से बनने वाले समस्त प्रश्नों का हम लोग करने वाले हैं खल्लास। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग कापी कलम उठाकर मेरे साथ मेहनत के साथ डट जाइएगा, उसी जुनून और उसी जोश के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ आपने संकल्प को लिया है कि इस बार हम शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर लेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान परिदृश्य में 2018 से लेकर 2024 चल रहा है और इस बीच हमारे साथ कोई भी भर्ती नहीं आई हुई है और उस भर्ती के चलते 2025 में पूर्ण संभावना है कि आपको एक भर्ती मिलने वाली है और विशाल भर्ती मिलने वाली है, क्योंकि सरकार इसी चीज पर कार्य कर रही है, आयोग भी इसी चीज पर कार्य कर रहा है और सरकार हमारे अनुरूप ही हम लोगों के भले के लिए कार्य कर रही है। तो आप सभी लोग अपनी मेहनत के साथ डट जाइए, क्योंकि जब भी हमारा संग्राम छिड़ेगा तो फतेह किसकी होगी साथियों, तो फिर जीत हमारी होने वाली है।
तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, हम लोग जानेंगे स्किनर के बारे में कि स्किनर ने जो सिद्धांत दिया हुआ था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो क्रिया प्रसूत क्या है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, स्किनर साहब ने जो प्रिंसिपल दिया हुआ था, जो इनकी कंडीशनिंग थ्योरी थी, कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब होता है अनुबंधन सिद्धांत होता है, ऑपरेंट का मतलब होता है क्रिया प्रसूत, स्किनर का हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग जाने तो यह जो व्यक्ति थे, हमने आपको बताया हुआ था कि जो सिद्धांत है, सिद्धांतों में हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा, पावलोव के सिद्धांत को पढ़ा, हमने बताया ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक, सभी के सभी साइकोलॉजिस्ट कैसे हैं, तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो ऐसे ही स्किनर कैसे हैं, व्यवहारवादी हैं। देखो अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक वर्सेस स्किनर, अगर हम लोग थॉर्नडाइक और स्किनर पर बात करें तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट थ्योरी देते हैं। अभी आप लोग पढ़ेंगे चल के दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों कहते हैं। और अगर हम लोग पावलोव की थ्योरी में बात करें तो पावलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी लगभग आपको नाम से तो समान लगेगी, लेकिन नहीं, टोटली डिफरेंट है पावलोव और स्किनर। अब आप सोच रहे होंगे पावलोव और स्किनर कैसे डिफरेंट है। देखो पावलोव साहब ने बताया था कि जब किसी व्यक्ति के सामने उद्दीपक लाया जाता है, पावलोव साहब ने बताया था जब किसी व्यक्ति के सामने उद्दीपक लाया जाता है तो वह व्यक्ति उसी उद्दीपक के अनुरूप अनुक्रिया करने लगता है। हमने क्या बताया था, जब किसी व्यक्ति के सामने, ये पावलोव के सेशन में पढ़ा रहे थे साथियों, पावलोव के सेशन में हमने पढ़ाया हुआ था कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक लाया जाता है तो वह व्यक्ति जो होता है उसी उद्दीपक के अनुरूप अनुक्रिया करने लगता है, ऐसा पावलोव साहब ने बताया था। लेकिन स्किनर साहब ऐसा कुछ नहीं, स्किनर साहब टोटली डिफरेंट है पावलोव साहब से, लेकिन हम पावलोव साहब को भी सही कहेंगे, लेकिन उनसे वेस्ट है स्किनर साहब, क्योंकि स्किनर साहब ने हमारे जीवन को जीने की आजीविका के बारे में बताया हुआ है। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं इसमें देखेंगे चल के कि कोई व्यक्ति किस तरह फायदे के लिए कार्य करता है, अर्थात जब हम अनुक्रिया करते हैं तो अनुक्रिया करने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ लाभ या हमारा फायदा या उससे मिलने वाले हमें जो प्रोत्साहन है वो छिपा हुआ होता है। तो आज साथियों हम लोग बात करेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कापी और कलम लेकर बैठ गए होंगे और पूरी अच्छी रणनीति के साथ आज हम लोग कैपेबल होने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और यहां से बनने वाले किसी भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आज की जो व्याख्या है, आज की व्याख्या से जितना प्रश्न बनेगा वो आज की व्याख्या से बनने वाला है, क्योंकि हमें पता है आप सभी लोग पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ में पढ़ रहे होंगे, हमारे सिद्धांतों को पढ़ रहे होंगे, मेरे द्वारा जो क्लास दी जा रही है उसका मजा ले रहे होंगे, आनंद से पढ़ रहे होंगे, और आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है सर्वश्रेष्ठ क्लास होगी जो आपकी सीटेट जुलाई 2024 को जो परीक्षा होने वाली है, इसमें आप अपना अब की बार 120 पार अर्थात 120 पार के लक्ष्य को पूरा कर पाए। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप सभी लोग इस वादे को पूरा करेंगे। तो देखिएगा हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत शुरू करते हैं। इससे पहले क्योंकि कहा जाता है जब किसी भी व्यक्ति को हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में बाहरी परिचर्चा क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें स्किनर साहब की, तो याद रखिएगा स्किनर साहब जो रहते थे यह अमेरिका के रहने वाले थे। साथियों स्किनर साहब कहां के रहने वाले थे, जो स्किनर साहब थे यह अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि क्रिया क्या होती है, सर्वोपरि होती है। क्रिया क्या होती है साथियों, सर्वोपरि होती है। और अगर हम लोग बात करें इनके प्रयोग पर, इन्होंने जो प्रयोग किया हुआ था साथियों, किस पर प्रयोग किया, देखिएगा अगर हम लोग इनके प्रयोग की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया, और साथ ही साथ किस पर प्रयोग किया, कबूतर पर प्रयोग किया। अभी हम लोग इनके प्रयोग को पढ़ेंगे, इन्होंने क्या प्रयोग किया था। इन्होंने इनका जो प्रयोग था किस पर था साथियों, चूहा और कबूतर पर था। अगर हम इसको बात करें, इनका जो सिद्धांत है साथियों वो कौन सा है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अभी ऊपर नाम देख रहे होंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी साथियों इसे कहते हैं। अभी आगे चल के बताएंगे हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं साथियों। और इसके साथ साथ इसी को हम लोग नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत भी साथियों बोलते हैं, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं साथियों। नैमित्तिक अनुक्रिया, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं साथियों। इसके साथ साथ हम इसे आरएस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा आरएस सिद्धांत कहा गया, तो इससे बिल्कुल जस्टिफाई हो गया होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक की थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी साथियों वो एसआर थ्योरी थी, स्टिमुलस एंड रिस्पांस पर बेस्ड थी, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित थी। किस पर आधारित थी साथियों, उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अनुक्रिया सर्वोपरि है जबकि उद्दीपक बाद की बात है। तो चलेगा, इन्हीं सब चीजों को हम लोग पढ़ने के लिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ साथियों एक और चीज देख लीजिएगा, इन्होंने इसके लिए बुक लिखी थी, जो इन्होंने जो चूहे पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। साथियों क्या नाम पुस्तक का था, द बिहेवियर ऑफ
ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर पूछेगा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है साथियों? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक है साथियों स्किनर साहब की है। इसके साथ साथ इन्होंने अगली जो पुस्तक लिखी साथियों, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। हम बिहेवियर का जो चुनाव होता है वो कैसे करते हैं? द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक थी साथियों? तो वो भी किसकी थी? वो भी स्किनर साहब की थी। इसके साथ साथ इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, द बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, द बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी इनकी पुस्तक का एक और नाम था। देखिएगा साथियों, हम यहां लिखे दे रहे हैं, द बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी इनकी पुस्तक का नाम था, द बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो ये इनकी कुछ पुस्तक थी और इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने स्किनर साहब को जाना। अब होता क्या है साथियों, बेसिक कहानी को सबसे पहले इसको समझिएगा, फिर हम इनके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, बारी बारी से परिचर्चा करेंगे, क्या क्या इनके सिद्धांत की चीजें रही और क्या क्या इनके मूल भूमिकाएं रही। तो आपने अभी तक के सेशन में जाना कि ये अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने अपना प्रयोग जो किया चूहे और कबूतर पर किया और इनका जो सिद्धांत था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत था, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत था, आरएस थ्योरी थी यानी कि रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी थी। इनकी कुछ पुस्तक थी, इसमें इन्होंने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर एंड द बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, यह इनकी क्या थी साथियों? यह इनकी पुस्तकें रहने वाली थी। आइएगा आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहे को एक पिंजड़े में बंद किया, एक पिंजड़ा लिया साथियों, एक पिंजड़ा लिया और इस पिंजड़े में यहां पर क्या कर दिया, इस पिंजड़े में यहां पर किसको बंद कर दिया साथियों? चूहे को बंद कर दिया। और यहां पर इन्होंने क्या लगा दिया? एक स्विच लगा दिया। यहां पर इन्होंने साथियों क्या लगा दिया? एक स्विच लगा दिया और यहां पर इन्होंने क्या रख दिया? कुछ भोजन रख दिया। यहां पर इन्होंने क्या रख दिया? यहां पर साथियों इन्होंने क्या रख दिया? भोजन रख दिया। भोजन में मतलब जो भी चूहे दाने आने वगैरह रख दिए और यहां स्विच लगा दिया। इन्होंने क्या देखा कि व्यक्ति जब कभी अनुक्रिया करता है, इन्होंने बताया, इन्होंने उद्दीपक को वरीयता नहीं दी। पावलोव साहब कहते थे उद्दीपक दिखाओगे उसके अनुरूप अनुक्रिया होगी, नहीं, इन्होंने बताया पहले व्यक्ति को पहले उसको अनुक्रिया करने दो, उसके बाद ही उसे क्या मिलेगा? उसके बाद ही साथ में उसे उद्दीपक मिलेगा। तो चूहे से इन्होंने मतलब चूहा क्या करेगा? चूहा कूदेगा, इस स्विच को दबाएगा, स्विच जैसे ही दबेगा और वैसे ही क्या हो जाएगी? भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब अनुक्रिया के अनुरूप आपको उद्दीपक मिलेगा, जबकि उद्दीपक के अनुरूप आप अनुक्रिया नहीं करेंगे, ऐसा साथियों बताया हुआ था स्किनर साहब ने कि जैसे जैसे आप अनुक्रिया करते जाओगे वैसे वैसे आपको उद्दीपक की प्राप्ति होती जाएगी। इन्होंने बताया था, पहला जो प्रयोज है उसको अनुक्रिया करने दीजिए, अगर वह सही अनुक्रिया करेगा तो पुनर्बलन के रूप में उसे उद्दीपक की प्राप्ति होगी। मतलब उन्होंने बताया कि जो भी प्रयोज है, जो भी चूहा है, उसको अनुक्रिया करने दो, कूदने दो आराम से, और जब भी वह सही अनुक्रिया करेगा, मतलब अगर स्विच को दबा लेगा और सही अनुक्रिया करेगा तो उसको क्या हो जाएगी? पुनर्बलन के स्वरूप में, अर्थात उसको मोटिवेशन के रूप में, जो रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट के रूप में क्या हो जाएगा? उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हमारा बताया था। किसने बताया हुआ था? तो ये बताने वाले थे स्किनर साहब। स्किनर साहब ने इसी चीज को व्यवहारों पर आधारित कर दिया। स्किनर साहब ने इसी चीज को व्यवहारों पर आधारित कर दिया। मतलब स्किनर साहब ने बताया व्यवहार के सिद्धांत पर अगर बात करें, अगर हम बात करें स्किनर के व्यवहार पर, तो याद रखिएगा साथियों, स्किनर ने व्यवहार के बारे में दो प्रकार का व्यवहार बताया। स्किनर ने साथियों दो प्रकार का व्यवहार बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यवहार दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो एक हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स बिहेवियर, अर्थात अनुक्रिया व्यवहार होता है साथियों, अनुक्रिया व्यवहार होता है साथियों, अनुक्रिया व्यवहार होता है। और दूसरा जो साथियों होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रसूत व्यवहार। इसको साथियों क्या बोलते हैं? प्रसूत व्यवहार। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दूसरा साथियों क्या होता है? प्रसूत व्यवहार होता है, ये चीज याद करके रखिएगा। पहला साथियों होता है अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा होता है प्रसूत व्यवहार। अब आप सोच रहे होंगे अनुक्रिया व्यवहार क्या होता है? तो वह समस्त व्यवहार, व्यक्ति के द्वारा संचालित होने वाले वे समस्त व्यवहार जो उद्दीपक के कारण संचालित होते हैं, अर्थात जो उद्दीपक के कारण होते हैं व्यवहार, जैसे व्यवहार जो उद्दीपक के कारण होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं अनुक्रिया व्यवहार। अब आप कहेंगे अनुक्रिया व्यवहार कैसे? जैसे मान लो हमने एक उदाहरण दिया कि कोई बच्चा है, उसकी छोटी सी पिंच बोलो, जैसे क्या हुआ,
हमने क्या कर दिया, पिंच बो दी, और जैसे पिंच बोते हैं आप किसी के तो बच्चा हाथों को पीछे खींच लेता है, मतलब हमने देखा इसको हम लोग क्या कहें, उद्दीपक, अर्थात उद्दीपक के कारण ही अनुक्रिया संचालित हुई। तो इन्होंने बताया था जो अनुक्रिया व्यवहार होता है, तो ऐसे व्यवहार जो उद्दीपक के कारण संचालित होते हैं, उद्दीपक के कारण होते हैं, इनको हम लोग अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। और प्रसूत व्यवहार, प्रसूत व्यवहार वे व्यवहार होते हैं जिनके लिए हमें किसी भी प्रकार के उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यवहार को हम लोग साथियों क्या कहने वाले हैं, ऐसे व्यवहार को हम लोग साथियों बोलने वाले हैं प्रसूत व्यवहार। तो अनुक्रिया व्यवहार उद्दीपक के कारण संचालित होते हैं और प्रसूत व्यवहार बिना उद्दीपक के कारण संचालित होते हैं। जैसे अब आप सोच रहे हैं ऐसे कौन से व्यवहार होते हैं जिनको हम लोग प्रसूत व्यवहार कहते हैं। जैसे मान लो आप फोन पर अपने सोना बाबू से खूब बात करते होंगे ना, सुबह हाँ मॉर्निंग हमारे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, ऐसी स्थितियां हैं। तो जब आप ऐसे परिदृश्य में आप बातें करते हो तो उस समय कहा जाता है कि आप फोन पर बात करते समय इधर उधर चलते फिरते रहिए, अर्थात चहलकदमी करते रहिए। तो ऐसा कहीं हमारे उसमें संचालित नहीं होता है, ना उसके लिए कोई आपको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, ना इसके लिए कोई स्टिमुलस होता है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग इधर उधर चहलकदमी करना, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रसूत व्यवहार हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा, यह हमारा प्रसूत व्यवहार हो जाएगा। तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखिएगा इनके और से सिद्धांत को जानते हैं, स्किनर का और भी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था, इनके सिद्धांतों पर बात करें तो यह पहला सिद्धांत है स्किनर का श्रृंखला अधिगम सिद्धांत। स्किनर का कौन सा सिद्धांत, श्रृंखला अधिगम सिद्धांत। जो साथियों अधिगम सिद्धांत मतलब इन्होंने बताया था, श्रृंखला अधिगम सिद्धांत था। इन्होंने बताया कि कोई भी लर्निंग, कोई भी चीज तभी संचालित होती है जब वह एक सिस्टम से होती है। जैसे हमने बताया इस केब में चूहा बंद है, यहां पर स्विच लगा है, यहां पर स्विच लगा है, यहां पर भोजन रखा है। क्या यहां से चूहा कूदकर इस स्विच को खोल सकता है? तो पहली बार में चूहे को यहां जाना पड़ेगा, मतलब चूहा वहां गया तो एक सीढ़ी जाना गया, फिर जाने के बाद कूदा स्विच के ऊपर कूदा तो स्विच खुला, उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां से चला और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। मतलब यह चीज देखी क्या हुआ, सबसे पहले हमें अनुक्रिया क्या करनी पड़ी, सबसे पहले चूहे को स्विच तक जाना पड़ा और जाने के बाद उसे स्विच को दबाना पड़ा, और जैसे ही स्विच दबाया खिड़की खुली और केप खुला और उसके बाद उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। अर्थात इन्होंने बताया था कि कोई भी लर्निंग होती है, कोई भी अनुक्रिया होती है, कोई भी चीज विभाजन होता है, उसके लिए हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले कोई ना कोई एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस के आधार पर ही सारी चीजें आयोजित होती हैं। सेकंड चीज हम लोग बात करेंगे, स्किनर का श्रृंखला अधिगम सिद्धांत हो गया। इसके बाद स्किनर साहब ने जो दूसरी स्थिति दी, स्किनर का दंड विभाजन। स्किनर का साथियों क्या था, दंड विभाजन। स्किनर का दंड विभाजन क्या था, अब देखिएगा साथियों, स्किनर ने दो प्रकार का दंड बताया। स्किनर ने साथियों कितने प्रकार के दंड की परिचर्चा की, तो देखिएगा साथियों स्किनर ने दो प्रकार का दंड बताया। एक सकारात्मक दंड होता है, एक कैसा दंड होता है साथियों, एक दंड जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक दंड, और एक होता है नकारात्मक दंड। अब बात आ रही है कि सकारात्मक दंड क्या होता है, नकारात्मक दंड क्या होता है। सकारात्मक दंड का मतलब होता है कि एक ऐसा दिया जाने वाला दंड, व्यक्ति को उस व्यवहार के दिया जाने वाला दंड जो व्यवहार परमानेंट चलता रहे, मतलब ऐसा व्यवहार जिसको हम लगातार बनाए रखना चाहते हैं, उस व्यवहार के लिए दिया जाने वाला जो दंड होता है साथियों नकारात्मक दंड होता है। और नकारात्मक दंड साथियों क्या होता है, नकारात्मक दंड मतलब जो हमारा अवांछनीय व्यवहार है, जो व्यवहार हमारे अंदर परिणत नहीं होना चाहिए, इस व्यवहार को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए साथियों कौन सा दंड दिया जाता है, नकारात्मक दंड। जैसे आपने देखा होगा एक शराबी है, शराबी शराब को पीता है और शराब पीना अवांछनीय व्यवहार है और हम उसकी शराब छुड़वाना चाहते हैं, साथियों पुलिस के द्वारा उसकी क्या होती है, मार होती है, अर्थात दंड दिया जाता है। ऐसा दिया जाने वाला दंड साथियों कैसा होगा, नकारात्मक दंड दे दिया जाएगा। ऐसा होने वाला कौन सा दंड होगा साथियों, नकारात्मक दंड होगा। इसके बाद देखिएगा साथियों, इन्होंने स्किनर साहब ने शब्द सबसे पहले अपनी थ्योरी में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया। पुनर्बलन मतलब बोले रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन बोले तो साथियों क्या होगा, रीइंफोर्समेंट, यानी स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत साथियों देखिएगा, स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत। स्किनर का जो पुनर्बलन का सिद्धांत होता है साथियों, इन्होंने बताया कि जो पुनर्बलन होता है वह दो प्रकार से होता है। पुनर्बलन होता है मतलब उस व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रोत्साहन, यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन साथियों, सकारात्मक पुनर्बलन होता है, और दूसरा जो साथियों होता है इसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अब हम लोग जानेंगे क्या होता है सकारात्मक पुनर्बलन और क्या होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अगर हम लोग सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन को पढ़ें
तो ऐसा सबसे पहले तो पुनर्बलन का मतलब ही होता है प्रोत्साहन। जैसे जो भी सकारात्मक होगा, धन है, दौलत है, मान सम्मान है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ऐसे पुनर्बलन जो वांछनीय व्यवहार को बनाए रखे हैं, ऐसे पुनर्बलन जो वांछनीय व्यवहार को बनाए रखे हैं, इनको हम लोग साथियों क्या कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे मान लो कोई गरीब बच्चा है और गरीब बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको आर्थिक रूप से सहयोग देना ही साथियों क्या कहलाएगा, आर्थिक रूप से सहयोग देना ही साथियों क्या कहलाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है जो हमारा वांछनीय व्यवहार है, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो अवांछनीय होते हैं, ऐसे व्यवहार होते हैं मतलब जो गलत होते हैं, जिनको संचालित नहीं होना चाहिए, अगर यह व्यवहार संचालित हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यवहार संचालित ना हो, अर्थात वह अवांछनीय व्यवहार जो हमारे वांछनीय व्यवहार के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ऐसे व्यवहार, ऐसे अवांछनीय व्यवहार जो हमारे वांछनीय व्यवहार में अवरोध लाते हैं, ऐसे समय दिया जाने वाला जो पुनर्बलन होता है साथियों, ऐसे समय जो पुनर्बलन दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इसके बाद देखिएगा साथियों, इनकी थ्योरी एक और है लास्ट, अभिक्रमित अधिगम का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित से आपको समझ आ गया होगा जो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, इनका साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम का सिद्धांत। अभिक्रमित अधिगम का सिद्धांत क्या होता है साथियों, इन्होंने बताया सबसे पहले अगर हम बात करें, यह इन्होंने किससे प्रभावित होकर दिया था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी प्रेसी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी प्रेसी। सिडनी प्रेसी की मशीन जो लर्निंग थी, मशीन लर्निंग के आधार पर इन्होंने इससे प्रभावित होकर इस सिद्धांत को दिया। बहुत ही साथियों गर्मी है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो इन्होंने सिडनी प्रेसी से प्रभावित होकर अभिक्रमित अधिगम का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि हम चैप्टर को क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा चैप्टर को छोटे छोटे खंडों में बांट लेता है और उसके आधार पर क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इसी भी विषय वस्तु के आधार पर, मतलब इन्होंने टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर थ्योरी अर्थात कंप्यूटर सिद्धांत पर आधारित इन्होंने इस थ्योरी को रखा। तो इन्होंने बताया बच्चा क्या करता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट लेता है और उसके प्रति सक्रिय भागीदारी करता है, और उसके प्रति क्या करता है साथियों, सक्रिय भागीदारी करता है, और सक्रिय भागीदारी के अनुरूप ही वह क्या करता है, उन सारी चीजों को क्लियर कर पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है अपनी गति से सीखने का सिद्धांत। बच्चा क्या करता है, जैसे जैसे उसकी अधिगम की स्थिति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका लर्निंग स्किल डेवलप होता चला जाता है। इसको बोलते हैं साथियों अपनी गति से सीखने का सिद्धांत। और इसके बाद जब क्या कर लेता है, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। और जब बच्चा सही अनुक्रिया करने लगता है, तो जैसे जैसे बच्चा सही अनुक्रिया करता चला जाएगा, उसी अनुक्रिया के फलस्वरूप उसे पुनर्बलन के स्वरूप में क्या होगा, प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक उसको दे दिया जाता है, अर्थात पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये साथियों अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत था। इसके साथ साथ जो पुनर्बलन साथियों दिया जाता है, पुनर्बलन देने के 4 स्टेप बताए थे। पुनर्बलन देने के 4 स्टेप बताए थे स्कूनर साहब ने। जो सबसे पहला स्टेप था, इसको हम लोग बोलते हैं निश्चित अनुपात अनुसूची। निश्चित अनुपात अनुसूची में फिक्स्ड रेशियो क्या था साथियों, देखिएगा जो इन्होंने बताया पुनर्बलन साथियों जो दिया जाता है, यह इन्होंने बताया 4 प्रकार से दिया जाता है। पुनर्बलन कितने प्रकार से दिया जाता है, 4 प्रकार से। पहला इन्होंने बताया निश्चित अनुपात अनुसूची। अब आप लोग सोच रहे हैं निश्चित अनुपात अनुसूची क्या थी, कई बार साथियों डायरेक्ट पूछा गया निश्चित अनुपात अनुसूची का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो याद रखिएगा निश्चित अनुपात अनुसूची का संबंध जो है किससे है, याद रखिएगा स्कनर साहब से है। इन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है कि व्यक्ति 2 अनुक्रिया सही करेगा, उस पर एक बार पुनर्बलन दे दिए, 4 अनुक्रिया सही करने पर, मतलब एक फिक्स कर दिया इन्होंने कि प्रत्येक 2 अनुक्रिया सही करने के बाद हम आपको एक बार पुनर्बलन देंगे। तो साथियों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को साथियों हम लोग कहते हैं फिक्स रेशियो अनुसूची के बारे में याद रखिएगा, इसी को फिक्स रेशियो शेड्यूल बोलते हैं। निश्चित अंतराल अनुसूची, एक निश्चित समय के बाद इन्होंने बताया व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाएगा। एक इसके अलावा इन्होंने शत प्रतिशत अनुसूची बताया। इन्होंने बताया प्रत्येक सही अनुक्रिया करने पर व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। और एक लास्ट होती है साथियों आंशिक अनुसूची, और इसमें इन्होंने बताया आंशिक अनुसूची के अंतर्गत कि कुछ अनुक्रियाओं पर हम आपको पुनर्बलन देंगे और कुछ अनुक्रियाओं पर पुनर्बलन देना जरूरी आवश्यक नहीं होगा। तो ये थी थ्योरी। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। ऐसे समझ लीजिएगा साथियों, एक व्यक्ति है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो हमने बता दिया उसको गेट कीपर है, क्या है साथी, गेट कीपर। अब देखिएगा इसकी थ्योरी, इनकी थ्योरी को समझिएगा। गेट कीपर है, अब गेट कीपर करता क्या है, जैसे ही घंटी बजती है, घंटी बजेगी, जैसे ही घंटी बजेगी साथियों देखिएगा अभी
ठीक है। जैसे ही साथियों घंटी बजेगी, गेट कीपर क्या करेगा, गेट को खोलेगा। गेट कीपर घंटी को सुनता है और उसी के अनुरूप अनुक्रिया देखो कर, अब ध्यान से सुनिएगा। गेट कीपर का काम क्या है, घंटी को सुनकर गेट को खोलना। गेट कीपर का साथियों काम क्या है, हमने यहां पर एक गेट लगा दिया साथियों, देखिएगा घंटी को सुनकर गेट खोलना। अब देखिएगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कैसे साथियों यहां पर क्लियर होता है। जैसे ही घंटी बजती है, घंटी की आवाज सुनकर गेट कीपर क्या करता है साथियों, गेट को खोल देता है। क्यों गेट को खोलता है, क्यों उसे पता है अगर हम गेट को खोलेंगे तो हमें उद्दीपक के रूप में प्राप्त होगा साथियों क्या, मासिक वेतन प्राप्त होगा। उद्दीपक के रूप में साथियों क्या प्राप्त होगा, मासिक वेतन प्राप्त होगा। इसी को साथियों हम लोग कहते हैं क्या, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और नैमित्तिक का मतलब होता है नियमित रूप से कार्य करना। गेट कीपर नियमित रूप से गेट को खोल रहा है, घंटी की आवाज सुन रहा है, गेट को खोल रहा है, इसी को साथियों हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहने वाले नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। सभी को समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज पीछे को साथी बता रहे हैं, एक एग्जांपल सर समझ नहीं आया, उसको फिर से क्लियर कर दीजिए तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम उसको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिएगा जो हमने बताया है दंड विभाजन में, तो सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड हमने बताया था। जो व्यवहार सकारात्मक दंड ऐसा दंड होता है जिससे हमारी अनुक्रिया चलती रहे, और नकारात्मक दंड ऐसा होता है जिससे हमारे फायदे पर कोई प्रभाव ना पड़े। सकारात्मक दंड होता है हम उस व्यवहार को परमानेंट बनाए रखें, व्यवहार को भी परमानेंट बनाए रखें और हमारा फायदा भी होता है। नकारात्मक दंड का मतलब होता है जैसे मान लो हम आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, किसी दिन ऐसा हो गया हम आपको लेट आए और उस लेट आने के लिए हमारी क्या कर दी गई, हमें दंडित किया गया, क्लास में पनिशमेंट दिया गया। मतलब हो सकता है जो हमारे एचओडी साहब हैं उन्होंने हमें बताया हो कि आप लेट आते हैं, बहुत कुछ बातें कह दी तो हमें तो दंडित किया गया। लेकिन क्या हमारे वेतन पर कोई प्रभाव पड़ा, हमारे वेतन पर साथियों कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसे दंड को ही हम लोग नकारात्मक दंड कहते हैं। मतलब सकारात्मक दंड क्या होता है, जो हमारे उसी व्यवहार के अनुरूप दिया जाए, और नकारात्मक दंड क्या होता है, हमें दंड तो दिया गया लेकिन उससे मिलने वाले हमारे उद्दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो साथियों इसी को हम लोग नकारात्मक दंड कहते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास मस्त जबरदस्त और अच्छी लगी होगी। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही तो बताएंगे साथियों कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, यहां से आपको कोई समस्या तो नहीं हुई। किसी भी प्रश्न में या किसी भी चीज में अगर आपको कोई व्यवधान रहा हो तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, यानी कि उस चीज को, प्रत्येक चीज को शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर साफ किया जाएगा। तो गर्मी तो बहुत है तो इसलिए कम समय लेंगे। तो सभी साथियों क्या करेंगे, अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगली वीडियो जो आने वाली है, अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग साथियों, अगली वीडियो हम लोग मैथ के सेशन को पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है इकाई काम। पीछे कुछ व्यवधान के कारण क्लास नहीं हो पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप सभी लोग यहां से इस क्लास को करिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के अंत में कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा, हमारा फीडबैक होगा, भाई हमारा पुनर्वलन होगा, मोटिवेशन होगा, और हम क्या करेंगे उसमें सुधार करके हम नई क्लास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।